चलिए, आप लोगों की बात को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। आप लोगों ने कुछ वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं अपनी जिस वजह से इस चैनल को बनाया गया था, वो वजह कंप्लीट हो। और आज हम लोग डीबीएमएस के पार्ट 2 में हैं और हम लोग इसमें हैंड राइटिंग नोट से पढ़ेंगे। सिंपल वाली बात है, क्योंकि अब मैं फिर बनाने जाऊंगा, स्लाइड बनाऊंगा। देखिए, अपने लोगों को कंटेंट चाहिए। आप एज ए स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए? एक कंटेंट चाहिए, एक सही जानकारी चाहिए जिससे आप सीख पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो हैंड राइटिंग में हो या पीपीटी फॉर्मेट में हो। दोस्त, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इसी वजह से पीपीटी फॉर्मेट में नहीं रखा हूँ। तो मेरे पास जो हैंड राइटिंग नोट्स है, उसी से हम लोगों ने चाहा कि इसको कंप्लीट करूँ, ये सीरीज को फटाफट, और आप लोग इसके लाभ को ले सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए, बहुत जल्द हम लोग शुरू होने वाले हैं कुछ। चलिए दोस्त, अपने लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। फाइनली आप लोगों के लिए डेली नाइट में 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आप लोगों का एक लाइव सेशन होगा, जिसके माध्यम से हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे लाइव सेशन के माध्यम से। बीच में कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी हो आप वो पूछ सकते हैं, कुछ भी हो। ठीक है ना, चैनल के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सारे लोग रेडी हो जाइए। अपने लोगों का जो सेशन था बहुत जल्द स्टार्ट होने ही वाला है, बशर्ते आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा सा। चलिए दोस्त, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है सर। सारे लोग देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, इसकी वजह से काफ़ी लोग हमारे इस चैनल को मिस कर गए। दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए सारे लोग। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, डाटाबेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। डाटाबेस क्या होता है? ठीक है, डाटाबेस से पहले हम लोग डाटा के बारे में पढ़े थे। डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। एक डाटा रॉ फॉर्म में जो रहता है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग, मतलब सर्टेन मीनिंग्स ना निकल रहा हो। ठीक है ना, उसको फिर इन्फॉर्मेशन में बदल डाटा पे प्रोसेस किया जाता है, तब जाके इन्फॉर्मेशन बन पाता है। इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको, मतलब हम लोग अगर बात किया जाए तो सेगमेंटली टेबल्स के फॉर्म में रखते हैं, तो हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन से हम लोग का नॉलेज बनता है, नॉलेज से हम लोग का विजडम बनता है। ऐसा ही होता है। पिछले क्लास हम लोग इसको पढ़े थे। उसके बाद डाटाबेस क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना। डाटाबेस मेनली दो तरह के, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। डीबीएमएस क्या होता है इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटाबेस को मैनेज करने का काम होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी यूजर तथा डाटाबेस फाइल के बीच इंटरफेस होता है, जो किसी भी यूजर को रिक्वेस्ट की डाटाबेस को क्वेरी के रूप में बदलकर डाटाबेस फाइल तक पहुंचाता है, और डाटाबेस फाइल रिक्वेस्ट फेच कर प्राप्त इन्फॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाता है। यही काम अपना डाटाबेस का होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो यूजर तथा डीबी डीबी फाइल के कम्युनिकेशन के बीच करवाने का काम करता है। सेम यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो है अपना समझ लीजिए डाटाबेस है। ठीक है ना, और हम लोग यूजर, एज ए यूजर हम लोग कुछ भी देते हैं इस सिस्टम को, तो ये डीबीएमएस में यहाँ सब कुछ अपना डाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस जो क्या काम करता है, हमारी बातों को डीबी फाइल से निकाल के फिर मेरे को वापस करने का काम कर रहा है। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम हुआ। ठीक है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले और अभी भी हम लोग देखते हैं फाइल सिस्टम के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लें। फाइल सिस्टम आखिर होता क्या है, इसका काम क्या होता है? मेनली हम लोग कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं वो फाइल सिस्टम पर वर्क करती है। यहाँ लिखा है ना, कंप्यूटर में विभिन्न फाइल को स्टोरेज पर मैनेज करने का काम फाइल सिस्टम करता है।
कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के जितने भी स्टोरेज होता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, फाइल सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। फाइल सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है हमारा जो भी ओपन, चाहे विंडोज 10, विंडोज 7, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग लिनक्स वगैरह कोई भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से इसमें हम लोग मैनेज, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग फाइल सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त। टू टाइप्स का फाइल सिस्टम, एक फैट, एक NTFS। आप लोग देखे होंगे ये ऑप्शन मिलता होगा जब आप लोग किसी चीज़ को, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने जाते होंगे, तब जाके ये ऑप्शन मिलता होगा, एक फैट का, दूसरा NTFS। फैट्स फाइल एलोकेशन सिस्टम फुल फॉर्म, और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है ना। अब NTFS क्या होता है, तो इसके मेन फाइल को मास्टर फाइल कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है MFS, मास्टर फाइल सिस्टम। ठीक है ना। इसे 1993 में विंडोज एंटी कर्नल के लिए बनाया गया था। फैट यानी कि FAT फाइल इज यूज टू स्मॉल फाइल वेयर DBMS इज टू मैनेज लार्ज फाइल सिस्टम। यानी कि फैट जो होता है, यानी कि फाइल सिस्टम जो होता है, वो स्मॉल केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही DBMS जो होता है, लार्ज फाइल को हम लोग यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना फाइल सिस्टम और DBMS में फ़र्क क्या होता है। देखिए, ये आप लोग अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहता है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है ना। फाइल सिस्टम और DBMS में अंतर क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्या, डाटा रिटर्डेंसी, ये क्या होता है। लिखा हुआ है सम डाटा मल्टीपल फाइल्स टू रिपीट डुप्लीकेट हो सकता है, यानी कि कुछ सेम डाटा जो होता है वो सेम डाटा मल्टीपल फाइल में रिपीट हो सकता है फाइल सिस्टम में, लेकिन DBMS में ऐसा नहीं होता है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होता, सेम फाइल लेगा ही नहीं, एरर बता देगा। ठीक है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, इसमें जो होता है किसी भी फाइल का डाटा अपडेट करने पर अन्य फाइल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस तरीका से कोई भी काम हम लोग फाइल से किसी भी डाटा को डिलीट करें या अपडेट करें या कुछ और भी करें, ठीक है ना, तो इससे अन्य फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक ना। सेम इस डाटा को अन इनकन्सिस्टेंट रह जाता है, यानी जैसे का वैसे ही रह जाता है। लेकिन डाटा DBMS में क्या होता है, ये होता है, यानी कि आप किसी भी फाइल में एक फाइल को अपडेट कर रहे हैं तो DBMS में जहाँ भी वो फाइल है वो टोटली आपका एक्यूरेट अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, इसमें मल्टीपल यूजर को मल्टीपल टाइप्स का एक्सेस नहीं दे सकते। यानी कहने का मतलब, आज हम लोग देखते हैं ये बहुत अच्छा सा एज ए एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ले तो क्या हो रहा है, एज ए जैसे स्कूल में टीचर के पास एक अलग एक्सेस होता है, स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक अलग एक्सेस होता है, वहाँ के जो क्या बताएं, आपके जो अकाउंट हैंडलिंग होता है उसके पास एक अलग एक्सेस होता है। ये सब हो पाया कैसे, DBMS की वजह से, क्योंकि DBMS में सबको अलग अलग यूजर्स को मल्टीपल एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी लेवल पे भी मेरा फाइल सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है और इसमें एडवांस माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है कॉन्करेंसी, सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर्स एक फाइल को एक्सेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग दे सकते हैं। यानी कि एक फाइल पे 2 से 4 से 5 यूजर इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते, एक इंसान से ज़्यादा एक समय में। लेकिन DBMS में ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, सिर्फ जो फाइल के अंतर्गत जो पार्टिकुलर डाटा पे आप काम करें भले वो ना हो, लेकिन बाकी हो सकता है। ठीक है। DBMS में यूजर बिना डिटेल्स को जाने डाटा एक्सेस कर सकता है। इसमें यूजर को केवल वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो उसे चाहिए। देखिए, ये DBMS के प्लस पॉइंट वाली बात है। क्या, DBMS में यूजर बिना डिटेल्स को जाने डाटा को एक्सेस कर सकता है। इसमें यूजर्स को केवल वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो उसे चाहिए। इस तरीका से मान के चलिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं।
कैसे बताएं, जैसे हाँ, सिस्टम यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा हम लोग को लेना चाहिए, तो हम लोग कंप्यूटर के उस पाथ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक डाटा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक पाथ है, इस पीडीएफ का ये क्या है, पाथ है। ये एफएटी यूज किया फाइल सिस्टम को, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग सिस्टम में जाते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं और कोई वेबसाइट वगैरह पर हम लोग पाथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो डिटेल्स होता है उसको डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यूजर्स को पता नहीं चलता है कि मेरा वो सिस्टम, वो पाथ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रखा हुआ है, किस टेबल में, किस रो में, किस कॉलम में, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर को बस डिटेल्स जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है क्या, किसी फाइल सिस्टम में डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले जाने का कॉस्ट अधिक होता है, क्योंकि पूरी फाइल ओपन करनी पड़ती है। फाइल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ले जाने के लिए कॉस्ट अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा फाइल एक साथ ओपन होता है, ठीक है ना। पूरा फाइल ओपन करेंगे तभी जाके ये ओपन होगा। लेकिन सेकेंडरी में डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता। डीबीएमएस इंडेक्सिंग का प्रयोग होता है, इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यूजर जिस डाटा उसको रिक्वायरमेंट होती है केवल वही ही एक्सेस हो पाता है। वही लिखा हुआ इनपुट आउटपुट कॉस्ट, ठीक है ना। फाइल सिस्टम ज़्यादा होता है, डीबीएमएस में कम होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम में कॉन्करेंसी लेवल यानी कि फाइल सिस्टम या रिसोर्स लेवल का होता है, अर्थात जब तक कोई यूजर किसी फाइल का यूज कर रहा होता है तो दूसरा यूजर फाइल का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन डीबीएमएस में कॉन्करेंसी लेवल यानी रो लेवल या रिकॉर्ड लेवल का होता है, अर्थात जब कोई यूजर किसी रो का प्रयोग कर रहा होता है तो सिर्फ वही रो अन्य यूजर्स के लिए लॉक्ड रहती है, बाकी अन्य सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल रहती है। आप इससे ये भी समझ सकते हैं। इसका तो फाइल सिस्टम को अलग अलग लेवल पर एक्सेस देने के लिए अलग अलग फिजिकल फाइल्स की नीड होती है, जबकि डीबीएमएस को एक्सेस देने के लिए अलग अलग व्यू क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि फाइल सिस्टम में क्या होगा, अगर किसी को अलग अलग हम लेवल पे अलग अलग हम लोग देना चाहे एक्सेस, उसके लिए फिजिकल फाइल्स की नीड होती है। यानी कि सेम उसकी एक्सेस के लिए एक स्पेशल फाइल्स की क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, नहीं, आपका एक मास्टर डाटा कंप्लीट होता है, उस मास्टर डाटा को ही हम लोग मास्टर डाटा पे ही व्यूज़ हम लोग क्रिएट करते हैं। उस व्यूज़ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को एक्सेस देने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे अपने डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आर्किटेक्चर सॉरी। तो मेनली तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम देखेंगे वो क्या होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं टू टीयर का आर्किटेक्चर या टू लेवल आर्किटेक्चर। ये डेटाबेस का ही आर्किटेक्चर का नाम, एक ये होता है, एक होता है थ्री टीयर आर्किटेक्चर, और होता है थ्री लेवल एब्स्ट्रेक्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्या है, डेटाबेस फाइल सिस्टम। डेटाबेस फाइल सिस्टम में क्या होता है, इससे मतलब इसमें क्या होता है, डाटाबेस से ही डायरेक्ट क्लाइंट ऐड होते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, इस आर्किटेक्चर को क्लाइंट डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इससे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। हमारे डाटाबेस फाइल्स को क्या कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और इससे आल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है, टू टियर आर्किटेक्चर को। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है इसके टू टियर आर्किटेक्चर कहने का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो होता है यूजर जो होता है अपने सर्वर के साथ कनेक्ट रहता है, और लिमिटेड यूजर के लिए बेस्ट होता है ये। यदि नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसमें सिक्योरिटी लेवल कम होता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस आसान होता है। यदि प्रोसेस को क्वेरीज में बदला जाता है तो इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं।
यदि प्रोसेस को क्वेरी में बदला जाता है तो इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि हम जो डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको हम लोग क्वेरी में बदलते हैं तो उसको क्या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्लाइंट की रिक्वेस्ट डाटाबेस सर्वर से पहले प्रोसेस करता है और उसे क्वेरी के रूप में कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में डाटाबेस फाइल पर ऑपरेशन करता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद 3 टीयर आर्किटेक्चर, इसको हम लोग सीखेंगे। ये क्या होता है, इसमें 3 टीयर पे काम होता है। क्या? एक डाटाबेस फाइल्स, दूसरा एप्लीकेशन या बिजनेस लेयर, तीसरा क्लाइंट या व्यूज लेवल भी कहा जाता है। इसमें लोग सीखेंगे अलग अलग। ठीक है। इस आर्किटेक्चर में यूजर क्लाइंट डायरेक्टली डाटाबेस से सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है, और 2 टीयर में क्या होता है, डायरेक्ट होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वप्रथम एप्लीकेशन लेयर द्वारा प्रोसेस किया जाता है तथा एप्लीकेशन लेयर द्वारा इस रिक्वेस्ट को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। यानी कि क्लाइंट कुछ भी अगर डाटा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो पहले यहाँ पे आएंगे और यही इसको क्या करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट डाटाबेस से इंटरेक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट तथा सर्वर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करती है। यानी कि जिस तरह से समझ लीजिए, बीच में रहने का काम करता है कौन, एप्लीकेशन लेयर। सॉरी। इस आर्किटेक्चर में यूजर्स क्लाइंट्स डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट नहीं होते हैं, जबकि इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती है। सॉरी, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। क्यों? डायरेक्ट इससे कन्वर्ट नहीं, डाटाबेस का ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। सभी वेब एप्लीकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजन, 90% की जो वेब एप्लीकेशन है किसको, 3 टीयर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करती है। 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन, इसको हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा। इसमें डिजाइनिंग देखिए क्या होता है। इसमें होता है 3 लेवल का डिजाइनिंग। एक होता है क्या, व्यू लेवल का डिजाइनिंग। ठीक है। दूसरा एक लॉजिकल लेवल का, और तीसरा फिजिकल लेवल का। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्सटर्नल क्या होता है, व्यू लेवल क्या होता है। इस स्कीमा में यूजर्स कनेक्ट रहते हैं। यानी कि व्यू लेवल में क्या होती है, यूजर्स कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक यूजर्स के लिए उसके नीड के अनुसार अलग अलग स्कीमा होता है। जैसे अगर स्कूल का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप व्यूज लेवल पे प्रिंसिपल अलग काम करेंगे, टीचर अलग काम करेंगे, उसके अकाउंटेंट अलग काम करेंगे। सेम उसके तीनों के लिए अलग अलग व्यूज बनाया गया है। एक्सटर्नल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एवं फिजिकल स्कीमा से अलग होता है, अर्थात यह यूजर्स को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। यूजर्स का डाटा कौन सी टेबल में स्टोर है, उस टेबल का अन्य टेबल के साथ क्या रिलेशन है, तथा डाटा कौन सी डिस्क में है, यह यूजर से हिडन रखा जाता है व्यू का इस्तेमाल करके। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब इस लेवल पर क्या काम होता है, यह बताया जाता है कि डाटाबेस में कौन सा डाटा स्टोर है। ठीक है ना। इस स्कीमा के द्वारा डाटाबेस की डिजाइनिंग किया जाता है। ठीक है। इसको कहाँ रखना है। इसमें डाटा के अनुसार डाटा सॉरी इसमें डाटा के आधार पर टेबल्स क्रिएट की जाती है तथा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन या क्रिएट किया जाता है। जैसे डाटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर, डाटा मॉडल्स, रिलेशनशिप रोल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। फिजिकल स्कीमा या फिजिकल लेवल या इंटरनल स्कीमा, इसका काम क्या है, डाटाबेस की एक्चुअल डाटाबेस फाइल को स्टोरेज को इस स्कीमा के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। यदि डीबी यानी डाटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मैनेज किया जाता है, इस स्कीमा के द्वारा हम एक्चुअल डिस्क में काम करते हैं, अर्थात डाटाबेस के प्रेजेंट डिस्क को फिजिकल स्कीमा द्वारा मैनेज किया जाता है। इस स्कीमा द्वारा डाटाबेस डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है। यानी कि सिंपल समझ लीजिए, फिजिकल जहाँ पर डाटा लास्टली स्टोर रहता है, कॉन्सेप्चुअल जहाँ पर वो बताता है डाटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है, और उसका मेन भी काम वही होता है। साथ साथ वो लो लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करने का काम करता है डाटा को। और अपना एक व्यू लेवल क्या होता है, इसमें अलग अलग यूजर को अलग अलग दिया दिया मतलब अलग अलग चीज़ रहता है। इसमें हम लोग एक चीज़ में समझ लेते हैं। फिजिकल स्कीमा क्या होता है, डिरेक्शन स्टोरेज ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस के स्टोरेज को मेंटेन करने का काम करता है।
कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डील्स इन टेबल एंड देयर रिलेशनशिप, टेबल्स और उस टेबल्स के बीच में, डाटा के बीच में क्या रिलेशन है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बताने का काम करता है। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, डील्स इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर, यूजर्स का क्या जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा डाटा इंडिपेंडेंसी। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो और तो आप हमें बता सकते हैं। और अब अगर आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है ना, मेरा ज़्यादा नहीं, लगभग 100 लाइक का टारगेट है, वो कंप्लीट कर दीजिए। फुल PDF आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो पे। ठीक है दोस्त, फटाफट